नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छिटपुट हिंसा के बीच पंचायत चुनाव के नतीजे संपन्न हो गए। अब 27 तारीख को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के रिजल्ट आएंगे। तीसरे चरण में पंच सरपंच के लिए 4 जिलों फरीदाबाद, पलवल और हिसार में वोटिंग हुई। 4 जिलों में कुल 82% मतदान हुआ। फरीदाबाद में करीब 78%, फतेहाबाद में 84%, हिसार में 80% और पलवल में 82% वोटिंग हुई। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। वोटिंग की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें वोटिंग के दौरान की पलवल, नारनौत, होडल और फतेहाबाद की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ मतदाताओं ने वोट किया और 82% मतदान चारों जिलों को मिलाकर हुआ है। 4 जिलों में आज पंच सरपंच के लिए वोट डाले गए। तो पलवल, नारनौत, होडल और फतेहाबाद की तस्वीरें वोटिंग के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। चले बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे दिल्ली से खबर की। प्री बजट बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बैठक में सीएम ने विशेष पैकेज की मांग रखी। दरअसल हरियाणा के 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि एनसीआर क्षेत्र में रखरखाव पर चूंकि ज्यादा खर्च होता है और रखरखाव को ध्यान में रखते हुए विशेष पैकेज की मांग वित्त मंत्री के सामने सीएम ने रखी है। और भी कई अहम मांगे मुख्यमंत्री की ओर से रखी गई। हरियाणा से जुड़ी कई अहम मांगें वित्त मंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। तो ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बैठक में रहा और क्या खास बात इस बैठक की रही है। सीएम चूंकि शामिल हुए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये मांग रखी, चूंकि 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं और रखरखाव पर काफ़ी खर्च होता है एनसीआर क्षेत्र में, इसलिए आर्थिक तौर पर और ज़्यादा विशेष पैकेज दिया जाए। तो रखरखाव को ध्यान में रखते हुए विशेष पैकेज की मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्री बजट की इस बैठक में रखी गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने। तो कई और भी अहम मांगें मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के सामने रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर जारी विवाद को लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार से खास बातचीत की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पंजाब और हरियाणा की सियासत कुछ मुद्दों पर हमेशा गर्माती दिखाई देती है। ऐसे में अधिकार की लड़ाई की बात एक बार फिर से उठी है और ये बात इस बार उठी है पंजाब की तरफ से। पंजाब और हरियाणा पर चंडीगढ़ का बराबर का अधिकार है। एक संधि होती है, एक फॉर्मूला तय किया जाता है कि इस हिसाब से दोनों प्रदेश जो है वो अपनी राजधानी के तौर पर चंडीगढ़ में अपनी सरकार चलाएंगे। साथ ही साथ 60 और 40 का एक डाइवर्जन कर दिया जाता है। लेकिन जब डाइवर्जन को इंप्लीमेंट करने की बात आती है, उस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा में जो प्रतिनिधि हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं या ये काम करते हैं, उनको कमरे तक नसीब नहीं होते। ऐसे में हरियाणा की ओर से एक बुलंद आवाज उठाई जाती है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से अलग विधानसभा की इमारत बनाने को लेकर, जिसमें उनका सहयोग देते हैं प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल। मांग मान भी ली जाती है, लेकिन पंजाब की ओर से अब इस बात को लेकर आपत्ति जता दी गई है कि जो जमीन चंडीगढ़ में 10 एकड़ की दी जा रही है वो पंजाब के हिस्से की है, यानी कि पंजाब का अधिकार है चंडीगढ़ पर। ऐसे में अब हरियाणा की स्ट्रैटेजी क्या है, विधानसभा की क्या मांग अब उठाने जा रहे हैं। स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, ज्ञानचंद गुप्ता साहब। आपने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया सर, और परिणाम ये निकला कि जमीन मिल भी गई, इमारत बन भी जाएगी। लेकिन ये जो एकाएक अधिकार की बात आ जाती है, जब आपको अधिकार के लिए कहा जाता है, जब आप अधिकार के लिए मांग करते हैं कि हमें हमारे बाकी के कमरे दे दो, तो मना कर दिया जाता है। क्या कहेंगे सर इस तमाम मुद्दे के लिए? देखिए विपिन जी, मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ इस बात को
कि जो एक लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी मजबूती के लिए, उनकी कारगुजारी को ठीक ढंग से चलाने के लिए यदि कोई कदम उठाया जाता है तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति करने का प्रयास किया जाता है। वास्तविक स्थिति हरियाणा के अंदर, हरियाणा विधानसभा की क्या है चंडीगढ़ में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहूँगा। 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था, पंजाब हरियाणा अलग अलग हुए थे। उस समय हमारे जो विधानसभा के सदस्य थे वो 54 थे, 54 थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े थोड़े करके आज जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 हो गई। और आज जो परिस्थिति है विधानसभा सदन की, जहाँ पर हमारी विधानसभा बैठती है, जहाँ हमारे विधायक बैठते हैं, वहाँ स्थान की इतनी कमी है कि यदि एक विधायक भी और वहाँ पर बैठने के लिए हमें कोई सीट लगानी पड़े तो वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, आज आने वाले 2 साल 4 साल के अंदर, 2026 के अंदर जो डिलिमिटेशन होने जा रहा है, परिसीमन होगा, उसके तहत जो जिस प्रकार से जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम से कम 25 से 35 सीटों तक बढ़ने की संभावना है। तो अगर हमारे पास आज बैठने के लिए एक सीट की भी जगह नहीं है तो 2026 के अंदर वो 25 से 35 कहाँ लोगों को, हम अपने विधायकों को बैठाएंगे, ये मैं समझता हूँ आज हमें सोचने की आवश्यकता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए विशेष तौर पर, बाकी और बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, जैसे आज हमारी विधानसभा के अंदर हमारे किसी भी मंत्री के पास विधानसभा सत्र के अंदर बैठने के लिए, अपना कार्य करने के लिए, अपना ऑफिस चलाने के लिए कोई एक कमरा भी नहीं है। पंजाब और हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अंबाला में जेजेपी कार्यकर्ताओं को भिवानी में होने वाले जेजेपी के स्थापना दिवस का न्योता दिया। इस दौरान दुष्यंत ने कहा कि 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस भिवानी में मनाया जाएगा। अंबाला के सभी 4 हलकों की ड्यूटी लगाई है। जो अजय सिंह चौटाला की वजह से 4 सालों में पार्टी को ताकत मिली है। डॉक्टर अजय चौटाला जितनी भी जिम्मेवारियां लगाएंगे उसको कार्यकर्ता बहुत मेहनत के साथ निभाएंगे। सम्मान रैली को 9 तारीख को जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भिवानी में मनाया जा रहा है। आज उसी उपलक्ष्य में हमारे अम्बाला के सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है कि चारों हलकों से हजारों की तादाद में लोग डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाने के लिए कि उनका संगठन 4 सालों में एक नए मुकाम पर पहुंचा है, ताकत बनी है। और प्रदेश के अंदर आगामी जितनी जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी लगाएंगे उसको बहुत मेहनत के साथ निभाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के टूटने के आसार हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के विरोध में बोला है और उससे पहले हरियाणा के अंदर किरण चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के विरोध में बोल चुकी हैं। ये दर्शाता है कि कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस तोड़ो की तरफ चल पड़ी है। कांग्रेस के तो खुद के टूटने के आसार हैं और ये केवल मात्र देश लेवल पर नहीं, स्टेटों में देखो शुरू हो गया। कल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के विरुद्ध बोला, उससे पहले हरियाणा के अंदर किरण चौधरी जी ने इनके प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध बोला। ये अपने आप दर्शा रहा है कि कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस तोड़ो की ओर चल पड़ी है और जल्द ही कांग्रेस का खात्मा देगी। वहीं आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए दुष्यंत ने कहा कि आप तो आदमपुर में विधायक बनाने जा रही थी, लेकिन 3000 वोटों तक ही रह गई। जनता अब बीजेपी जेजेपी का साथ देकर पार्टी को और मजबूत करेगी। हमारे तो बहुत से पदाधिकारी चुनाव जीतकर आज सरपंच बने हैं, मेंबर बने हैं और आगामी 27 को परसों उनमें से बहुत से साथी जो जिला परिषद का चुनाव लड़े थे वो जिम्मेवारी भी लेकर आएंगे। आम आदमी पार्टी तो
आदमपुर के अंदर विधायक बनाने का दावा करती थी और 3000 वोटों पर हरियाणा प्रदेश की जनता ने देख लिया कि आज के दिन गठबंधन को ताकत देगी, बीजेपी जेजेपी के साथ को और ताकत और विश्वास के साथ आगे बढ़े। पंचायत चुनावों के नतीजों पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी के बहुत से पदाधिकारी चुनाव जीतकर सरपंच बने हैं। आने वाले जिला परिषद के नतीजों में भी बहुत से पदाधिकारी जीत कर आएंगे। मैं तो यही बोलूँगा, जो भी साथी जीते आ रहे, हार जीत चलती रहती है, अपना हौसला ना छोड़े और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि मजली सरकार प्रदेश की जिला परिषद को बोली जाती है, छोटी सरकार पंचायतें हैं, बड़ी सरकार लेजिस्लेटिव है। तो मजली सरकार के पास भी पिछले हमने अमेंडमेंट्स में बहुत ताकत दी है और डेवलपमेंट वर्क्स में उनकी एक बेहद अहम जिम्मेवारी भी रहेगी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बयान दिया, डीएलएड जेबीटी कोर्स को बंद करना तुगलकी फरमान है। हजारों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हुआ है। अभय चौटाला की ओर से कहा गया, उन्होंने कहा कि लोगों को बेरोजगार करने पर सरकार तुली है, युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सरकार विफल रही है। ये बातें अभय चौटाला की ओर से कही गई हैं। तो रोजगार पर अभय चौटाला ने ये बातें कही हैं, कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सरकार विफल रही है, लोगों को बेरोजगार करने पर सरकार तुली है। चंडीगढ़ में एमबीबीएस छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के साथ वार्ता की। हरियाणा निवास पर सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी उमाशंकर के साथ एमबीबीएस स्टूडेंट्स के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक की। एमबीबीएस छात्र बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और सरकार से बॉन्ड पॉलिसी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। रोहतक पीजीआई में एमबीबीएस छात्र धरने पर बैठे हैं। उन्हें डॉक्टर्स का साथ भी मिल रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते व्यवस्था चरमरा गई है। मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमबीबीएस छात्रों से बात की हमारे संवाददाता ने। इस वक्त खड़े हैं हम पीजीआई परिसर में। यहाँ पर ये छात्र आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ छात्र हम उनसे बात करेंगे। आखिर 25 दिनों के बाद सरकार ने आपकी बात सुनी और बातचीत के लिए बुलाया। जी, हमें बातचीत के लिए बुलाया गया है, पर हमें ये नहीं पता है कि हमारी बात कितनी सुनी जाएगी और हमारी मांगे कितनी मानी जाएंगी। लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम यहीं बैठे रहेंगे और दृढ़ता के साथ और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। कोई बीच का कोई रास्ता है बातचीत का? थोड़ा सा सरकार झुके, थोड़ा सा आप भी झुके। अभी तक हम सभी ने मिलकर जो डिसाइड करा है वह यह करा है कि 7 साल की समय अवधि बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाए, इसको 1 साल तक करा जाए, जिससे हम अपनी आगे की पढ़ाई भी कर सकें। और जो दूसरा यह है कि 40 लाख की रकम किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के लिए बहुत बड़ी रकम है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो भी साथी हैं, हम लोग हैं, हम पहले ही दिन से, जिस दिन से मेडिकल कॉलेज में आए, कर्जे के नीचे हम दब जाएं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यह रकम भी कम करके 5 लाख पर करी जाए। कल आप लोग ओपीडी के बाहर बैठे थे, आज वहाँ पर नहीं बैठे हैं? हाँ जी, कल हम सभी ओपीडी के बाहर बैठे थे। हम बैठे थे मरीजों को इंतला करने के लिए कि हमारी क्या मांगे हैं, जिससे हम जो मरीज हैं, जो जनता है, उनको भी बता सकें कि हम किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आपने तो 48 घंटे का समय दिया था, पहले उठ गए वहाँ से। 48 घंटे का जो समय हमने दिया था वह ओपीडी को बंद करने के लिए दिया था। हमारी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने ये कहा था कि हम ओपीडी में अपनी सेवाएं नहीं देंगे 48 घंटे तक। वह समय अभी भी चल रहा है। अगर 48 घंटे के अंदर सरकार की तरफ से हमारे साथ कोई पॉजिटिव बातचीत नहीं करी जाती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स इमरजेंसी में अपनी सेवाएँ देने से इनकार करें। आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाएंगे, इससे कितने मरीजों को नुकसान हो सकता है, इसका भी अंदाजा लगाया आपने? जी, जो मरीजों को नुकसान होगा उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। वो हमारे साथ हमारी मांगे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, सरकार और आपकी लड़ाई में मरीज क्यों पीछे? वो सरकार की गलती है कि हमारी और उनकी लड़ाई में मरीज बीच में आ रहे हैं। हम 25 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो हमारा अगला कदम भी तो ठोस होना चाहिए और हमारा हर कदम अब पहले वाले से ठोस होगा।
ACS मैडम ने खुद अपने मुंह से यह बात बोली है कि यह पॉलिसी कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। वी आर रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ योर एजुकेशन। सरकार आपके ऊपर जो पैसा खर्च कर रही है, हम सभी आपसे वो पैसा वापस लेंगे। नहीं, इसमें गलत क्या है? अगर आप सेवा भाव से यहाँ पर आए हैं, 7 साल तक सरकारी जो हॉस्पिटल उसमें सेवा करनी पड़े, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति यह है कि एक MBBS ग्रेजुएट अपनी आगे की पढ़ाई भी करता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, लेकिन सरकार हमको उस बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है कि क्या उसके बाद हम अपनी आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। एक MBBS डॉक्टर में और एक पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसमें फ़र्क होता है। तो सरकार हमको ये बात नहीं क्लियर कर रही है कि हम अपनी आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। अगर आज कुछ निर्णय हमारे हित में नहीं आता है तो हमारा कदम और ठोस होगा, हम अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। अगर हमारे हित में आता है तो फिर ये जनता के लिए भी और हमारे लिए भी खुशी की बात होगी। तो ये थे MBBS छात्र जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हर हाल में उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए, अन्यथा इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। और MBBS छात्रों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से क्या कुछ कहा गया है, बताते हैं आपको। तो छात्रों के आंदोलन के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। MBBS स्टूडेंट के समर्थन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया और हुड्डा की ओर से कहा गया कि छात्रों को सरकार FIR का डर दिखा रही है। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार को छात्रों से फीस वसूली का अधिकार नहीं है। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जल्द छात्रों की समस्या का सरकार समाधान करे। ये मांग सरकार से की है भूपेंद्र हुड्डा ने, और उन्होंने ये भी कहा कि मांग नहीं मानी गई तो विधानसभा में ये मुद्दा हम उठाएंगे। MBBS छात्रों के धरना प्रदर्शन पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि बॉन्ड नीति का समाधान बातचीत से निकलना चाहिए। डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए बनाई जाए नीति। सरकार को MBBS छात्रों की बात सुननी चाहिए। हर तरीके से देखो, कोई भी चीज जो है तानाशाही या एक तरफा करके जो भी करा जाए वो काम सही नहीं होता। चर्चा करके जो है समाधान सारे निकल सकते हैं। ये बात सत्य है कि आज हरियाणा के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, और डॉक्टर्स इसलिए नहीं है क्योंकि जो है कोई यहाँ पे आना नहीं चाहता हमारे अस्पतालों में। फिर ये कहा जाता है कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, तो वो डॉक्टर्स भी पूरे करने हैं, लेकिन वो इस तरह से करा जाए कि जिससे जो है तकलीफ किसी को ना हो, जबरदस्ती ना जो है करा जाए। और वो सरकार जो है दायित्व बनता है कि बैठ के उनके साथ जो चीजें लेन देन जो है, जो वही थोड़ा यू गिवन थोड़ा हम करें, उससे जो है दोनों तरफ पक्षों की जो है बात समझौते के साथ जब बात बनेगी तो ही अच्छा रहेगा। एक तरफा जब होता है तो वो जो है अच्छा नहीं होता। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नारनौल के धौलेड़ा गांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे। दक्षिणी हरियाणा पर बोलते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नारनौल क्षेत्र में पिछले 5 सालों के दौरान नेशनल हाईवे का नेटवर्क बिछाया गया, जिससे इस क्षेत्र की सूरत बदलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल पहले रेल कॉरिडोर की शुरुआत हुई और अब यहां पर लॉजिस्टिक हब आया है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा में पानी की पूर्ति को लेकर कहा कि इस क्षेत्र में हरियाणा और केंद्र सरकार के प्रयासों से पानी की कमी को काफी हद तक पूरा किया गया है। पानी की समस्या को लेकर हमने भी प्रयास किए और हरियाणा सरकार ने भी, जिसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। एक तो जो ये हमने नेशनल हाईवेज नेटवर्क स्थापित किया है पिछले 5 साल के अंदर ही हुआ है। सारी सूरत ही दक्षिणी हरियाणा की इसके मार्फत बदलेगी। और 2 इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे काम हैं जो ये, एक तो हाईवे का मैंने जिक्र किया है ये है, और दूसरा जो हमने डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाया था आज से 10 साल पहले, वो दूसरा कारण है। लॉजिस्टिक हब्स यहाँ पे आए हैं, लोगों को नौकरी मिली है। और अमेरिका के अंदर भी अब कभी जब जाओगे तो आप देखोगे कि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत समृद्ध मुल्क है, लेकिन उसकी तरक्की इसीलिए हुई है क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव नहीं है। हमारे यहाँ दक्षिणी हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, वो हम दुरुस्त करने लग रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर तीसरी जो समस्या है जो पानी की है, उस पानी को भी हम यहाँ पहुँचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं इस सरकार के मार्फत, और आने वाले समय के अंदर और भी प्रयास करा जाएगा। जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने दादरी जिले के गांव बीजना समेत दर्जनों गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना।
नैना चौटाला ने ग्रामीणों को 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भिवानी में होने वाली रैली का निमंत्रण दिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नैना चौटाला ने कहा कि 9 दिसंबर को भिवानी में होने वाली जन सम्मान रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग पहुंचेंगे। नैना चौटाला ने बताया कि 9 दिसंबर की रैली 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए अहम साबित होगी। साथ ही कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में प्रदेश में सभी वर्गों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सभी लोगों को फायदा मिल रहा है। नैना चौटाला ने कहा कि प्रदेश की जनता आने वाले वक्त में दुष्यंत चौटाला को अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। नैना चौटाला ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है और ग्रामीणों की जो भी जायज मांगे उनको विधानसभा में जोर शोर से उठाकर पूरा करवाया जाएगा। 5 दिसंबर को आपके माध्यम से कह रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ कि आप जरूर पहुंचिएगा। 9 दिसंबर को 5वां स्थापना दिवस है जननायक जनता पार्टी का और लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। जैसे शादी ब्याह में बुलावा देते हैं, वैसे मैं रैली का निमंत्रण देने के लिए आई हूँ कि पूरा बीजना, जावा, बदवाना, बाकी पूरे बाड़ा हल्के का मेरा दौरा है कि सारे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे 9 दिसंबर को भिवानी में। और अजय सिंह जी का जो है वो मुख्य वक्ता है, उनका विचार सुने। सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राज्यपाल के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को लेकर सैकड़ों विद्यार्थियों को अपने मोटिवेशनल स्पीच से संबोधित किया। तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने संबोधित करते हुए कहा कि 35 साल बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नई शिक्षा नीति को लेकर आए हैं, जो देश की सूरत बदल सकती है। शिक्षा नीति को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी आज का युग है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री पहली बार 35 साल के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री ऐसे नया शिक्षा नीति लाए जिससे देश की जो है चित्र बदल सकती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करना चाहता हूं। दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से साउथ कोरिया के एम्बेसडर चंग जोय बोक ने प्रतिनिधिमंडल के साथ शिष्टाचार मुलाकात की और आपसी सहयोग, व्यापार के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि साउथ कोरिया का हजारों साल पुराना आत्मीयता का रिश्ता है और हमारी संस्कृति भी मिलती जुलती है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव कुमार ने अपना 51वां जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ मनाया। अपने जन्मदिन के मौके पर विप्लव कुमार देव ने त्रिपुरा में आदिवासियों के बीच जाकर उनके साथ बैठकर भोजन किया, उनसे हालचाल जाना। इस मौके पर लोगों की समस्याएं भी सुनी। साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि जन्मदिन को जरूरतमंदों की सेवा के दिन के तौर पर मनाना चाहिए। वहीं हरियाणा से बीजेपी नेताओं ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ हरियाणा विशेष से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।